इस संदर्भ में दो ही स्थितियां समाज में देखने को मिलती है। या तो लोग उसे पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, लेकिन उसे इग्नोर कोई नहीं करता है, उसे अनदेखा कोई नहीं करता है। कुछ लोग हैं जिनकी पहचान घोर संघ विरोधी के तौर पर है। उनमें से एक अदद नाम भारत की राजनीति में है। वह नाम है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह का संघ के प्रति विशेष किस्म का प्रेम है। हर मामले में वो संघ को ढूंढ के ले ही आते हैं और संघ के संदर्भ में अपने विचारों को व्यक्त करने में कोई संकोच भी नहीं करते हैं। संघ के संदर्भ में न केवल दिग्विजय सिंह और भी तमाम जो संघ के क्रियाकलाप से, संघ की दृष्टि से, संघ की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अलग अलग तरीकों से उसे परिभाषित करने की चेष्टा करते हैं। सांप्रदायिक शक्ति के रूप में, फासिस्टवादी शक्ति के रूप में भी वह उसे व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज दिग्विजय सिंह ने संघ को एक नई उपमा दी। उन्होंने बताया कि दीमक जैसा है आरएसएस। जिस तरीके से दीमक किसी चीज को पूरी तरह से चट कर जाती है, खोखला कर देती है, वैसे ही दीमक की तरह इस देश को भी आरएसएस चट कर जा रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण किस्म का विषय इसलिए है क्योंकि ये किसी गली मोहल्ले के नेता ने नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य का जो शख्स मुख्यमंत्री रहा है, जिसका सार्वजनिक जीवन 5 दशक से ज्यादा का हो चुका है, जो शख्स तमाम जिम्मेदारों पदों पर रह चुका है और अभी भी राज्यसभा का सम्मानित सदस्य है, उसने अगर कोई व्याख्या किसी संगठन के संदर्भ में की है तो ये बड़ा जरूरी हो जाता है कि उस पर हम विस्तार से बात करें। एक संगठन जिसने अपने जीवन के तकरीबन 96 वर्ष इस देश की सभ्यता संस्कृति को मजबूत करने में लगा दिए, क्या वह इस प्रकार की उपमा का ही पात्र है? क्या उसने ऐसा कुछ कर दिया है जिसके चलते उसके तमाम सेवा कार्यों का परिणाम इस प्रकार की व्याख्या के रूप में सामने आ रहा है? इसी पर हम आज बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा विषय पर कुछ गंभीर किस्म की बात करने की कोशिश करें। उससे पहले देखिए वो खास रिपोर्ट जो इस विषय के संदर्भ में हमने तैयार की। आप ऐसे संगठन से लड़ रहे हैं जो ऊपर नहीं दिखता, लेकिन नीचे जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में या किसी वस्तु में, उस तरह से काम करता है। मैं जब ये कहूंगा तो सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा क्योंकि आरएसएस से की मैंने तुलना दीमक के साथ कर दी। वैसे तो दिग्गी संघ पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मौका मिला तो सबसे पहले संघ को ही टारगेट करते हैं। इंदौर में युवा कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने वाले दिग्विजय ने एक बार फिर संघ को अपने निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि हिंदू ना तो खतरे में है और ना ही खतरे में होगा। आरएसएस हिंदू के नाम पर नफरत फैलाने का काम करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि संघ दीमक जैसा है जो नफरत के माध्यम से हिंदुओं की जड़ें खोखली कर रहा है। बीजेपी और संघ से जुड़े लोग हिंदू धर्म को खतरे में बताकर राजनीतिक पदों को हासिल कर पैसा कमाते हैं। आज जब राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक सभी हिंदू पद पर हैं, तो फिर हिंदू धर्म को खतरा कैसे हो गया, मैं नहीं समझ पा रहा। ये खतरा केवल बताया जाता है ताकि उनकी फांसीवादी मनोवृत्ति और फांसीवादी विचारधारा को वे आगे ले जा सके और उससे राजनीतिक रोटियां सीख सके और राजनीतिक पद प्राप्त करके पैसा कमा सके। संघ पर दिग्गी के बोल वचन के बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाला है। बीजेपी का कहना है कि दिग्गी संघ को नहीं जानते, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए संघ को बुरा भला कहते हैं। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, अपनी आंखें खोलिए, अपने दिमाग में लगे हुए जालों को साफ करिए और संघ पर टिप्पणी करने से पहले अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि आप और आपकी पार्टी ने महिलाओं का कितना सम्मान किया है। और संघ के बारे में वाकई आप कुछ कहना चाहते हैं तो सबसे पहले आकर उसमें शामिल होइए। कुछ दिन आकर देखिए कि किस प्रकार से संघ का व्यवहार है और किस तरीके से महिलाएं सक्रिय हैं। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय के टारगेट पर संघ ही रहता है। ये पहला मौका नहीं है जब दिग्गी ने संघ पर निशाना साधा हो। वैसे दिग्गी की ये राजनीतिक चाल रही है कि वो बीजेपी से ज्यादा संघ को अपने टारगेट पर रखते हैं। INS 24/7 के लिए इंदौर से महेश मिश्रा के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।
तो दिग्विजय सिंह ने ये बात अनजाने में नहीं कही है। दिग्विजय सिंह जब ये कह रहे थे तो बोल रहे थे ये कहने पर सबसे ज्यादा गालियां मैं खाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि संघ बार बार बताता है कि हिंदू खतरे में, पर हिंदू खतरे में कहां है, सब जगह पर तो हिंदू बैठे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात उनका कहना है कि जैसे कोई लकड़ी पर दीमक लगती है और पूरा खा जाती है, वैसे देश के संदर्भ में भी संघ नीचे नीचे सब कुछ खा जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं। संघ के संदर्भ में उनके ख्यालात क्या हैं, ये भी जानने में हमारी दिलचस्पी है। हमारे साथ दीपक शर्मा जी हैं, संघ विचारक हैं, और साथ ही हमारे साथ संघ विचारक के तौर पर और प्रबुद्ध पत्रकार के तौर पर जय किशन शर्मा जी हैं। जय किशन जी ने जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह ने 5 दशक कांग्रेस पार्टी को सेवाएं देते हुए लगा दिए, वैसे ही जय किशन शर्मा जी ने 5 दशक पत्रकारिता के संदर्भ में लगा दिए। स्वदेश ग्वालियर के लंबे समय तक संपादक रहे, तो वह भी हमारे साथ में है। चर्चा की शुरुआत राकेश चतुर्वेदी जी से ही करते हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। एक संगठन जो अपनी दिनचर्या की शुरुआत नमस्ते सदा वसले मातृभूमि, अर्थात इस मातृभूमि की वंदना चिरकाल तक करने के संकल्प के साथ कार्यरत है, उस संगठन को इस संज्ञा के साथ नवाजा जाना दीमक कितना जायज कितना नाजायज? राकेश जी। देखिए साहब, जहां तक आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई जी, उसके बाद भी देश कम से कम 24 वर्ष गुलाम रहा। जी, लेकिन आरएसएस जैसी संस्था जो अपने आप को देशभक्त, आपने जो गीत गा के सुनाया, जी, नमस्ते सदा वसले मातृभूमि, जी, इन्होंने कभी भी उन आजादी के दिनों में एक बार भी आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, जी, और ना ही अंग्रेजों के खिलाफ एक भी वक्तव्य दिया। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ी हैं, जी, मैंने गोलवलकर जी को भी पढ़ा है। वो 1939 में हिंदू मुस्लिम की बात तो कर रहे थे, वो अल्पसंख्यकों की बात तो कर रहे थे जी, कि अल्पसंख्यक हमारे मेहमान हो सकते हैं लेकिन इस देश के निवासी नहीं। जी, उन्होंने मुसलमान को खास तौर से उसमें कहा, यहूदी, पारसी, ईसाई और मुसलमानों को उन्होंने कहा 1939 में कि ये मेहमान हो सकते हैं, ये इस देश के निवासी नहीं। उन्होंने एक और भाषण में ये कहा कि हम इन्हें भी अपने समान मान सकते हैं, बुद्धिस्ट लोगों को, सिख लोगों को और जैनियों को, जी, यानी इनको भी इन्होंने हमारी सनातनी परंपरा से अलग करके माना। जी, तो आरएसएस का जो सोच और जो विचार रहा, देखिए हम लोग सनातनी हैं, हम आरएसएस से धार्मिक पोषित नहीं है डॉक्टर साहब। हमारी संस्कृति, हमारी वैधारिक हमारी जो वैदिक परंपरा है वो सनातनी परंपरा है। जी, आरएसएस अभी जुमे 3 दिन हुए आए हुए आजादी में भी कोई योगदान नहीं रहा है। अगर ये कहें कि इन्होंने कोई सामाजिक काम किए या हिंदू हित के काम किए हैं, तो मेरे जैसा व्यक्ति मानने को तैयार नहीं है। इन्होंने तो आजादी के पूर्व ही ये मनसा बना ली थी कि हमें देश का बंटवारा करना है, अल्पसंख्यकों से बंटवारा करवाना। हाँ, और ये बात दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल सत्य कही है कि खुल के इन्होंने कभी भी कोई आंदोलन नहीं किया, ना किसानों के लिए किया, ना महिलाओं के लिए किया, ना बेरोजगारों के लिए किया। और जिस तरह से इनकी शाखाएं चलती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू या तो जाते हैं जय शिवा पे, जय राणा पे। बीच का 250 वर्ष का अंग्रेजों का शासन, एक लफ्ज भी मैंने नहीं सुना इनके खिलाफ कभी। मैं चौधरी बीच में रोकता हूं, आपको उन 22 साल का उल्लेख करके एक संगठन को खारिज कर देना चाहते हैं। 1925 में स्थापना हुई, 1947 में देश आजाद हुआ। 22 साल के दौरान इन्होंने आजादी के लिए क्या किया, ये सवाल है आपका। पर उसके बाद के 75 साल के संदर्भ में क्या कोई दृष्टि आपकी नहीं रहेगी? जिस तरीके से सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से इस देश को शिक्षित करने के संदर्भ में योगदान दिया, उसे खारिज कर देंगे? क्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की, क्या उस कोशिश को आप खारिज कर देंगे? क्या आप इसके अलावा उनके द्वारा समय समय पर उपक्रम किए गए उनको खारिज कर देंगे? केवल इसलिए क्योंकि संघ का कार्य कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीतिक संभावनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए इतनी कटुता है, इसलिए इतनी नाराजगी है, इसलिए इतनी क्षुब्धता है। देश पहले है, देश के लिए जो काम करेगा वो सर आंखों पर रहेगा जी। आपने कहा सरस्वती विद्यालय उन्होंने बनाए, शिक्षा का नया आयाम दिया। कितने लोग सरस्वती विद्यालय में पढ़ रहे हैं नेताओं के, बीजेपी के जी। ये लोग सब इंग्लिश माध्यम में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। किसी भी मंत्री, किसी भी विधायक, किसी भी नेता के बच्चे उठा के देख लीजिए डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे 2ym दर्जे की नागरिकता में हैं। भारतीय बच्चे पढ़ेंगे संस्कृत और सरस्वती विद्यालय में, और इनके बच्चे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे
कॉन्वेंट और विदेश के स्कूलों में। पहली बात तो मेरा आरोप यह है, जी। जो व्यवस्था अंग्रेजों के समय थी वही व्यवस्था पढ़ाई में 2ym दर्जे की ये कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा कि मुसलमानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। देखिए, कदापि नहीं, इनकी मंशा मैं पहले ही जाहिर कर चुका हूं। इन्होंने खुद स्वीकार किया है कि मुसलमान और अल्पसंख्यक हमारे मेहमान हैं, इस देश के नागरिक नहीं हो सकते। तो मैं उनकी उस सेवा का तो कायल हूं, अगर कहीं आपदा आए और वहां पे जाके ये सेवाएं दें। लेकिन जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो जड़ों में जो मट्ठा डाल रहे हैं भारतीय संस्कृति के, और लोगों के अंदर जो भावना, हिटलरी भावना भेज रहे हैं, मुसोलिनी की भावना भेज रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उसकी उसके तारीफ बड़े की है। खिलाफ है। चौधरी जी के पास अपने तर्क हैं, दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हैं। मेरे साथ में जयकिशन शर्मा जी भी हैं और दीपक शर्मा जी हैं। पहले मैं दीपक शर्मा जी से बात करना चाहता हूं, उनसे समझना चाहता हूं, आपके तमाम सेवा कार्यों से परे जाकर आपकी जो सोच है, जो आपकी दृष्टि है, वो इस देश की संस्कृति के खिलाफ है। आपकी मानसिकता ही गलत है, ऐसा हमारे कांग्रेस के मित्र वरिष्ठ नेता राकेश चतुर्वेदी का मानना है। दिग्विजय सिंह के साथ खड़े हैं। क्या है आपकी मानसिकता में ऐसी खराबी कि स्थापना के 96 साल पूरे होने के बाद भी आप स्वीकार्य नहीं हो रहे? वाह वाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही है। और वो आपने एक न्यूमेरिकल फिगर लिया, 96 वर्ष जी। और 135 साल पुरानी भी एक और संस्था है जिसका भी एयू ह्यूम ने जिसको बनाया था, आज वो कहाँ है जरा विचार करके देखे। और उस संस्था के बारे में तो 1947 में स्वयं महात्मा गांधी ने कह दिया था कि इसने स्वतंत्रता का कार्य पूरा कर लिया है, अब अच्छा है कि हम इसको विसर्जन कर दें। अब वो विसर्जन वो उनके कहने से तो नहीं हुआ, पर दिग्विजय सिंह जी जरूर निश्चित रूप से इस प्रकार के स्टेटमेंट दे के उसका समापन करने की दिशा में हैं। मुझे समझ में नहीं आता, वो भारत के युवाओं के बीच में, युवक कांग्रेस के नई पीढ़ी के बीच में इस बात को रख रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि वो छुप छुप के काम करता है। मेरी जानकारी के अनुसार 60,000 से अधिक स्थानों पर प्रतिदिन शाखा लगती है, पूरे देश में लगती है। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता उसमें कभी भी जा सकता है। 2.5 लाख से ज्यादा सेवा के प्रकल्प में, एक आपने विद्या भारती का बताया, उनमें जाएं, देखें। कुछ भी चीजें देखने से ज्यादा समझ में आती हैं, अनुभव करना पड़ती हैं, जरा जाके देखें तो। और फिर हम क्या कहते हैं वो तो छोड़ दीजिए। अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े जज जो स्वयं क्रिश्चियन है जी, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, संविधान और सेना के बाद यदि इस देश की कोई गारंटी सुरक्षा की दे सकता है तो आरएसएस दे सकता है। ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ आरएसएस, वो संघ के तो है नहीं। तो आज अभी कुछ दिन पहले ही संघ के सरसंघ चालक जी ने दिल्ली में दुनिया भर के देश के 500 से अधिक लोगों के बारे को साथ में लेके भारत का भविष्य इस विषय पे 3 दिन चर्चा करी। तो भारत की चिंता करने में कौन कहां साथ आता है? अमीन प्रेम जी आ रहे हैं, रतन टाटा आ रहे हैं, बोबड़े साहब आ रहे हैं, ये सब आते हैं, संघ से बात करते हैं। असल में दृष्टिकोण जब आप सिर्फ राजनीति तक रखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि समापन करना ही है। आप मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस प्रकार की बातें करके 3-4 बार प्रतिबंध संघ पर कांग्रेस ने लगाया, वो हटा, न्यायालय से हटा। और अपार्ट फ्रॉम दैट अनेक लोग इस बात को कहते हैं कि यदि इमरजेंसी से, आपातकाल से को हटाने का यदि किसी को श्रेय जाता है तो वो संघ को जाता है। तो संघ के बारे में जानना हो तो संघ में आना तो है नहीं। और वो कहते हैं खुली बहस करने को तैयार हूं। बहस की आवश्यकता नहीं, संघ विषय नहीं है। आप तो 135 वर्ष आपका राजनीति का क्षेत्र है उनका, उसमें देख लें। और ये तो सामाजिक संगठन है, इतने सारे क्षेत्रों में काम करते हैं संघ से निकले हुए स्वयंसेवक, और क्या काम करते हैं कि आज सब उसकी प्रशस्ति गाते हैं। तो इस प्रकार की चीजों का उत्तर देने से मुझे लगता है कि कोई बात नहीं बनेगी, कोई बात बनेगी नहीं। दीपक जी का मानना है कि जो काम संघ ने किया है उसके संदर्भ में दिग्विजय सिंह की टिप्पणी को महत्व देना ही ठीक नहीं है। लेकिन जयकिशन शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह कोई गली मोहल्ले के नेता नहीं है, इस देश के प्रबुद्ध राजनीतिज्ञों में गिनती होती है। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस जैसी बड़ी राजनीतिक संस्था के वर्षों तक महासचिव रहे, अभी भी राज्यसभा के सदस्य हैं। वो जो ये बात कह रहे हैं उसे आप देश के संदर्भ में देखते हैं या कांग्रेस के संदर्भ में देखते हैं? आरएसएस देश के संदर्भ में दीमक की भूमिका ना निभा पाया हो, क्या कहीं आप ऐसा तो महसूस नहीं करते कि कांग्रेस के संदर्भ में जरूर संघ ने दीमक की भूमिका निभा दी? कांग्रेस आज 135 साल पुराना राजनीतिक दल जिस कदर कमजोर दिखाई दे रहा है, वो भाजपा के संघर्ष का नतीजा है, अपने कर्मों का नतीजा है, या संघ के द्वारा जो निरंतर कार्य हुआ है उसका नतीजा कांग्रेस की कमजोरी के रूप में दिखता है? और वो कमजोरी का दर्द दिग्विजय सिंह के बयान में दिखता है।
अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको एक रहस्योद्घाटन करता हूँ। जी राजमाता सिंधिया के एडीसी थे सरदार संभाजीराव आंग्रे। जी उन्होंने मुझे बताया कि दिग्विजय सिंह पहले संघ के स्वयंसेवक थे। जी 1965 या 67 में जी जब माधवराव सिंधिया जनसंघ ज्वाइन किए तो दिग्विजय सिंह सरदार आंग्रे के पास गए और उनसे कहा, अंकिल आज से हमारा और आपका रास्ता अलग अलग, क्योंकि अब मैं जनसंघ में अब मेरी कोई पकड़ नहीं होगी और इसलिए अब मैं कांग्रेस में जा रहा हूं। तो दिग्विजय सिंह जी की ये जो कथा है जी जिसके बारे में आपने भी टिप्पणी की कि कांग्रेस को दीमक लग रहा है, जी तो ये सच है कि कांग्रेस में ही दीमक लग रहा है। जी संघ का जो विस्तार सारे देश में हो रहा है और देश में ही नहीं समूचे विश्व में हो रहा है, जी वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जी और उसकी वजह यह है कि संघ जिन सिद्धांतों की बात कर रहा है, जिस हिंदुत्व की बात करता है, अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि संघ वही कर रहा है जो इस देश पर जब मुगलों के आक्रमण हुए तो इस देश के राजाओं ने किया। जी उन्होंने एकता बनाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हुए। आज भी अगर हम देश का चित्र देखें तो सारे राजनीतिक दल एक तरफ हो गए हैं और संघ और भाजपा ये एक तरफ हो गए और उसके बावजूद उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अब जहां तक राकेश सिंह जी की बात आपने की, राकेश सिंह जी के पिताजी बीजेपी से सांसद रहे थे और राकेश सिंह खुद बीजेपी के नेता रहे। तब उनको संघ बहुत अच्छा लगता था, तब वो संघ के कार्यक्रमों में भाग लेते थे, लेकिन आज उनको संघ बड़ा अजीब दिख रहा है। ये जो दोहरी राजनीतिक मानसिकता है ये कांग्रेस में दीमक का काम कर रही। अगर उनको कुछ संघ के खिलाफ कोई बात है तो उनको स्पष्ट रूप से करनी चाहिए। छद्म धर्मनिरपेक्षता में देश के 70 साल निकल गए, लेकिन इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता नहीं हुई। अब संघ अगर कोशिश कर रहा है, जैसा आपने खुद ने बताया कि मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया है उन्होंने, अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी ये पलीता लगा रहे हैं। तो इसमें ये पॉलिटिकल लगा रहे हैं। मैं जय किशन जी आपसे थोड़ा समझना चाहता हूं, दिग्विजय सिंह केवल संघ को दीमक नहीं बता रहे हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि आप लोग करते क्या हैं, यानी संघ करता क्या है। हिंदू खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। वो सवाल कर रहे हैं कहां खतरे में, सब जगह तो हिंदू बैठे हैं फिर भी माहौल बनाते हैं। क्या कहना है आपका? खाम में हम लोग चिंतित रहते हैं हिंदुओं का क्या होगा, हिंदू कहां रहेगा। जरा ओबीसी, ये जो ओबीसी हैं जी, IIML के नेता जी, उनका उत्तर प्रदेश में दिया गया ताजा बयान पढ़ लीजिए जी। उन्होंने कहा कि जब योगी अपने मठ में चला जाएगा जी, और जब नरेंद्र मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। ये दिग्विजय सिंह को बर्दाश्त हो रहा है आज जी, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हिंदू समाज एकता की ओर बढ़ रहा है। जी, ये बहुत खतरनाक चीज है। ये बहुत खतरनाक चीज है, ये जय किशन जी कह रहे हैं। तो चौधरी राकेश सिंह जी आपके पास वापस लौटता हूं। जय किशन जी बता रहे हैं ओवैसी क्या भाषा बोल रहे हैं। दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि ये गलतफहमी क्यों है कि हिंदू कभी समाप्त नहीं हो सकता। दुनिया में कितने ही धर्म थे, कितनी ही सभ्यता थी, कितनी ही संस्कृति थी, वो इतिहास के पन्नों में पढ़ने लायक ही रह गई हैं। पारसियों का इतना बड़ा क्षेत्र था, अब पारसी जो है लाख में रह गए, ये आंकड़े दिखते हैं। तो हिंदू अगर अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, जागरूक है, सक्रिय है, तो इतनी परेशानी किस लिए है, एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है जो जय किशन जी ने बात उठाई, आपने हिंदू मुस्लिम एकता के जयकारे लगाए लेकिन करा नहीं सके। अब नई व्यवस्था में अगर संघ प्रयासरत है तो आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? आपकी असफलता की इबारत को अब अगर सफलता की कहानी में बदलने की कोशिश संघ कर रहा है तो इसमें आपको सहयोगी होना चाहिए,
या आपसे नहीं हुआ, अब किसी से भी नहीं होना चाहिए? 1960 में श्रीमान MS गोलवलकर जी ने ये कहा, जो मैंने आपको बताया अभी जी 1960 में कहा। उनकी डेथ हुई थी 1973 में, जी जो द्वितीय सरसंघ चालक हुए। जी उन्होंने 1960 में आजादी के 12 वर्ष बाद ये कहा, दोहराया जी कि इस देश में ईसाई, पारसी, यहूदी और मुसलमान मेहमान हो सकते हैं, इस देश के नागरिक नहीं। जी तो इनकी विचारधारा, इनकी मानसिकता तो वही चली आ रही है, बदली तो नहीं है। जी इन्होंने ये बखूबी लिखा जी कि जो संविधान है भारत का, जो बनाया है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, ये संविधान अशुद्ध है। मैं राकेश जी 1 मिनट आपको बीच में रोकना चाहता हूं। आपको 1960 में गोलवलकर जी का कहा हुआ बहुत याद है, द्वितीय सरसंघ चालक का कहा हुआ आपको बिल्कुल कंठस्थ है, क्या कहा था। पर जो वर्तमान सरसंघ चालक हैं, जिनका नाम डॉक्टर मोहन राव भागवत है, वो कह रहे हैं कि हमारा डीएनए एक है। ये आप याद नहीं रखना चाहते क्योंकि वर्तमान राजनीति में मुफीद नहीं है, इसलिए नहीं रखना चाहते? नहीं, मोहन भागवत का डीएनए मुसलमानों का, उनका मोहन भागवत का एक होगा, सनातनियों का एक नहीं है। लेकिन वो इस देश के नागरिक हैं। हम लोग एक बड़े देश में रहते हैं और सब इस देश के नागरिक हैं। बात को स्पष्ट करें, आपने बहका दिया मुझे, कोशिश की। वो उनका एक होगा, सनातनियों का एक नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं कि जो यहां मुसलमान है, उनके पूर्वज भी एक समय पर हिंदू ही थे, सनातनी ही थे, तो हमारा डीएनए एक ही है। अगर उनके संदर्भ में वो ये दृष्टि रख रहे हैं, परेशानी हो रही है आपको? गलत बात कह दी, ऐतराज है। मोहन भागवत जी अगर सनातनियों पे आक्रमण करेंगे, हमारे डीएनए को मुसलमानों के डीएनए से मिलाएंगे, तो मुझे आपत्ति होगी और घोर आपत्ति होगी जी, क्योंकि मैं सनातनी हूं। जी, मैं उस परंपरा का धोतक हूं जिसमें भगवान राम पैदा हुए। तो मैं राकेश जी आपसे समझना चाहूंगा आपकी आपत्ति को, कि आपका कहने का मतलब है कि इस देश में जितने भी मुसलमान हैं, वो इस देश के परंपरागत नागरिक नहीं रहे हैं। ये सब बाहर के ही आए हुए लोग हैं, जिनको हमें अपना मान लेना है। ये हमारे पूर्वजों के अंतर्गत एक नहीं थे, ये कन्वर्ट नहीं हुए थे, इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया था, सब बाहरी लोग हैं। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस की दृष्टि है, कांग्रेस की संस्कृति है, भारत की संस्कृति हो गई है वो, इसलिए उनको हमें अपने बीच का ही मानना चाहिए। ये आपका कहना है? मैं अपने बीच का मानता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सनातनियों का डीएनए अलग है और मुसलमानों का डीएनए अलग है। मोहन भागवत का डीएनए मुसलमानों से मेल खाता होगा, लेकिन मेरा डीएनए मुसलमानों से मेल नहीं खाता है। वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन हमारे डीएनए नहीं उनसे मिलते। कमाल की बात कही है चौधरी राकेश सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि आप उनको बाहर का बता रहे हो, ये ठीक बात नहीं है, वो हमारे अपने ही है, लेकिन हमारे में से नहीं है। कुल मिला के ये चौधरी राकेश सिंह जी का नजरिया है। दीपक जी कुछ कहना चाहिए इसमें? एक नई दृष्टि मिली है चौधरी राकेश सिंह जी से, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनका कहना है कि मुसलमान मेरे डीएनए के नहीं है, हमारे हैं, यहां तक चल जाएगा, पर वो मेरे परिवार से है, यह मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। जी दीपक जी। राकेश जी फंस गए आज जी। राकेश जी फंस गए हैं। देखिए, ऐसा है कि ये तो बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है दीवार पर, ये सब कन्वर्ट हुए हैं और उनकी परिस्थितियां ऐसी नहीं होंगी कि तलवार जब आई तो ये कहा कि या तो धर्म बदल लो या मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो बेचारे जो नहीं कर पाए होंगे वो उस तरफ चले गए। इसीलिए डॉक्टर मोहन भागवत कह रहे हैं कि डीएनए हमारा सबका एक है। और समस्या कांग्रेस को जो दिखती है कि यदि हिंदू और मुसलमान, जो आज का वर्तमान हिंदू ये मान के चलता है कि वो उनके पूर्वज हमारे साथ के पूर्वज हैं, क्योंकि यदि इतिहास के उन पन्नों पे जाएंगे, उन सारी इमारतों को देखेंगे, उन सारे स्थानों को देखेंगे जहां पर ये सब कुछ घटा है, तो हमको लगता है कि सब हमारे लोग ही हैं जिनको किसी ना किसी कार्य स्वीकार करने में यदि कठिनाई आती है। तो राकेश जी कहीं फंस गए हैं आज। संघ इस चीज को मुझे लगता है बहुत व्यापक रूप से देखता है कि जो भी इस देश में रहता है उसको, वो जो इस देश, जिसके लिए देश सर्वोपरि है, अपने सब पूर्वजों के बारे में वो ऐसा सोचता है, वो इस देश का भक्त है, वो इस देश के लिए राष्ट्र के प्रति समर्पित है, वो सब। दीपक जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपका कहना राकेश जी आज फंस गए, लेकिन राकेश जी का जो पहला वाला तर्क है उसका उत्तर आपसे अपेक्षित है। गोलवलकर जी की दृष्टि थी, उनका मानना था कि ये लोग हमारे नहीं हो सकते, ये हमारे मेहमान हो सकते हैं। भागवत जी की दृष्टि अलग है। वक्त के साथ इस बदलाव पर कोई टिप्पणी आप करना चाहेंगे? राकेश जी आज फंस रहे हैं, पर जिस टिप्पणी का वो उल्लेख कर रहे हैं उसका जवाब आपसे अपेक्षित है। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से गोलवलकर जी जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं उसमें उन्होंने ये बात मान के कही है कि इस्लाम जो है उसको उन्होंने उसको इंगित किया है। निश्चित रूप से इस्लाम इस देश का पंथ नहीं है, इस्लाम कहीं बाहर से आया है। और इस्लाम को मानने वाले जो लोग आए थे उन्होंने क्या करा,
70 साल के अंदर, अभी आपने जो नाम लिया कि बहुत बड़ा क्षेत्र था, फारसी थे, रतन टाटा जी वगैरह सब उसको बिलोंग करते थे, वो ईरान पूरा समाप्त हो गया जी। उसका आक्रमण जो था वो तलवार के साथ तो था पर इस्लाम साथ में था, और उस इस्लाम की आंधी में जो आए उस दृष्टि में गोलवलकर जी कह रहे हैं आज की वर्तमान परिस्थिति में उसको एक प्रकार से, जिस प्रकार से भाष्य होते हैं आप उसकी व्याख्या करते हैं बार बार किसी चीज की, डॉक्टर मोहन भागवत ने वर्तमान संदर्भों को लेके उसको आगे बताया है कि ये दृष्टि है। और अकेले डॉक्टर मोहन भागवत नहीं कह रहे, अभी वसीम रिजवी साहब तो उत्तर प्रदेश के वक्फ बोर्ड के थे, वो कहां चले गए, क्यों चले गए, वो संघ के सदस्य नहीं थे। अली अकबर एक केरल में रहने वाले इतने अच्छे फिल्मकार हैं, वो कहां चले गए, क्यों चले गए, उनको तो वो संघ की शाखाओं में नहीं जा रहे पर सारा कुछ देख रहे हैं। एक और इंडोनेशिया की तो सुकुमावती सुकुर्णपुत्री, वो इतनी एकेडमिशियन है 78 वर्ष की आयु में, एक ऐसे देश में जिसका 98% इस्लाम जहां पर है, वो अपने ज्ञान के आधार पर 35-40 हजार लोगों के साथ हिंदुत्व की तरफ आती हैं। ये जो सब कुछ चल रहा है, दिग्विजय सिंह ने एक छोटी सी बात जरूर सही कही है कि हिंदू खतरे में है, ऐसा संघ ने तो कभी नहीं कहा। हाँ, संघ तो द्वितीय सरसंघ चालक जी की जो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। अरे भाई, हिंदू को डिफाइन करने की स्थिति तो भारत में सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। कल को दिग्विजय सिंह, डॉक्टर हिमांशु जी ये कहते हैं कि आपने अपने कार्यक्रम में दीपक शर्मा, जय किशन शर्मा जी, चौधरी राकेश चतुर्वेदी, सारे ब्राह्मणों को बुलाया, ये दृष्टि दोष ही कहा जाएगा ना, आपने उस दृष्टि से तो नहीं बुलाया, ये उनकी दृष्टि का दोष है। मुझे लगता है दृष्टि का दोष है ऐसा मानना है। लेकिन मैं जय किशन जी के पास आखिरी दौर की बातचीत के लिए आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं जय किशन जी, संघ के तमाम सेवा कार्यों के बावजूद भी एक वर्ग समाज में ऐसा है जो संघ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये केवल उनकी दृष्टि के दोष के तौर पर देखेंगे या आप मानते हैं कि संघ को अपनी कार्य पद्धति में कोई बदलाव की जरूरत तो है ताकि उसकी सर्व स्वीकार्यता बने? इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, एक ऐतिहासिक तथ्य मैं और सामने रख रहा हूं जी। मुझे लगता है ये संघ की बड़ी आलोचना कर रहे थे राकेश सिंह जी कि संघ कट्टरवादी है। इन्होंने जो भी विचार व्यक्त किए कि मैं सनातनी हिंदू हूं जी और मेरा डीएनए और मुसलमानों का डीएनए एक नहीं हो सकता जी, ये जो विचार व्यक्त किए, इससे साफ है कि संघ कट्टरवादी नहीं है, कट्टरवादी कांग्रेस और ऐसे नेता है जी जो सत्ता के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं। एक बात। दूसरी बात, आता हूं मैं राकेश जी आपके पास। जय किशन जी वरिष्ठ हमारे जवाहरलाल जी ने पुस्तक लिखी थी जी, वो भारत की खोज, वो भारत को खोज रहे थे जी। और बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री हैं जी, उन्होंने किताब लिखी थी डॉटर ऑफ ईस्ट जी, पूरब की बेटी जी, ठीक है जी, और उसमें वो लिखती हैं कि जब भी मैं मोहनजोदड़ो जाती हूँ जी, तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर आ गई हूँ। वो कहती हैं कि सिंधी में मुंजजोदड़ो कहते हैं उसको जी, ये अपभ्रंश मोहनजोदड़ो हो गया है, एक्चुअल में मुंजजोदड़ो जी, तो मुंजजोदड़ो का मतलब होता है मेरा घर जी। बेनजीर भुट्टो उसमें लिखती हैं किताब में जी कि आक्रांताओं के आक्रमणकारी जी रवैये से या तो हमारे पूर्वजों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया जी या फिर लालच से हम इस्लाम धर्म में आए। जी ये वो बेनजीर भुट्टो कह रही हैं जी, जो भारत से 1000 साल लड़ने की बात कर रही थी जी, ठीक है जी। अब जहां तक बात है इसकी कि मुसलमानों को लिए क्या किया जाए, जी, तो मुसलमानों के लिए संघ बिल्कुल कर रहा है जी। आप मुझे बताइए कि आप करीब जब बच्चे थे तब संघ की क्या स्थिति थी, जी, हिंदू महासभा की ग्वालियर में क्या स्थिति थी, जी। लेकिन पिछले 30 साल में 40 साल में अब तो बहुत जबरदस्त परिवर्तन होगा। मैं बता रहा हूं ना, राकेश सिंह जी के पिताजी जी बीजेपी से सांसद रहे, जी, फिर चूंकि टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस में चले गए। जी, और राकेश सिंह जी के साथ खुद के साथ क्या हुआ अभी ताजा उदाहरण है ये
तो राजनीतिक आप फायदे के लिए राजनीतिक दल बदलें, ये एक अलग मामला है। जैसे दिग्विजय सिंह का भी यही हाल है, ठीक है। लेकिन जहां तक वैचारिक सवाल है, हिंदू मुस्लिम एकता इस देश के लिए जरूरी है। हम सबका डीएनए, चाहे वो मुसलमान हो इस देश में और चाहे हिंदू हो, आप उनका डीएनए उठाकर देखेंगे तो बिल्कुल एक है। तो एक और ही अगर है। इनको कुल मिला के मेरा समय समाप्त हो रहा है। राकेश चतुर्वेदी पे काफी टिप्पणियां हुई हैं, तो इसलिए नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि आखिरी टिप्पणी राकेश चतुर्वेदी की ही आए। तो राकेश जी, आखिरी बात आपके द्वारा। जय किशन जी मेरे और मेरे पिता के बारे में बार बार बोल रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। मेरे पिता समाजवादी नेता थे, बीजेपी में जनसंघ के राजमाता विजय राजे सिंधिया ने उनको एमएलए की टिकट दी थी, वो एमएलए रहे। और मैं बीजेपी जिन हालात में गया हूं, मैं देख के आया हूं। बीजेपी और आरएसएस से गंदी विचारधारा दूसरी कोई मध्य प्रदेश में हो नहीं सकती है। जय किशन जी चूक उस विचारधारा से ओतप्रोत है, इसलिए मुझे उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना। लेकिन चौधरी राकेश सिंह जी ने माना, भाजपा ना सही, जनसंघ सही। अब जनसंघ और भाजपा में अंतर क्या है राकेश जी, ये विचार का विषय होना चाहिए। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी एक संघर्ष की स्थिति हो सकती है। भाजपा से कांग्रेस को नाराजगी, कांग्रेस को भाजपा से नाराजगी हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज़ादी से पहले जो काम किया और आज़ादी के बाद जो काम किया है वो सबके सामने है। समाज निर्माण के संदर्भ में संघ के कार्य को अनदेखा नहीं किया सकता। आप उसे सराहा नहीं सकते, लेकिन उसको इस सिरे से खारिज कर दें, इसको भी सहा नहीं जा सकता। उम्मीद है समाज में जो लोग संघ के संदर्भ में अपनी दृष्टि नकारात्मक रखते हैं, उनके लिए बेहतर होगा पहले वो संघ के कार्य को देखें और उसके बाद में अपने नतीजों को सार्वजनिक करें। अगर ऐसा करेंगे तो उस संगठन के प्रति न्याय करेंगे जिसके स्वयंसेवकों ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण को ही समर्पित किया हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद। प्रणाम।